नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप, यानी भूगोल की बनावट के आधार पर भारत की जो बनावट है उसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, हम जब चर्चा करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल आपको बताया गया था पिछले चैप्टर में कि भारत का क्षेत्रफल 32,70,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि दुनिया के क्षेत्रफल का 2.42% था। आज हम भारत के भौतिक विभाजन चर्चा कर रहे हैं। तो भौतिक विभाजन के आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीप पठार, चौथा है थार का मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह है। इन 6 भौतिक विभाजनों के आधार पर भारत को पूरे को बांटा गया है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। आपने देखा होगा कि भारत में भौगोलिक बनावट के आधार पर कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं लंबे चौड़े मैदान हैं, तो कहीं पथरीले पठार हैं, कहीं समुद्र किनारे तटीय मैदान है, तो कहीं पर बहुत से द्वीप समूह के आधार पर भारत का विभाजन किया गया है। हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। हिमालय पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत इसका जो विस्तार है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत फैला हुआ है। ये पश्चिम में पामीर की गांठ से निकलकर ये अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत श्रेणियों का विस्तार है वहां पर पहले 33 सागर का विस्तार हुआ करता था, परंतु भूगर्भिक हलचलों के द्वारा जमा अवसादों से धीरे धीरे 33 सागर की परत में कचरा जमता गया, जिस कारण से उसमें मोड़ आ गए और मोड़ आ जाने के कारण उस 33 सागर की तली ऊपर उठ गई, जिस कारण से यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ। अब हिमालय की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है और यहाँ की जो चौड़ाई है वो 150 से 200 किलोमीटर मानी गई है। महाहिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय, इन 3 भागों में हिमालय को बांटा गया है। हम चर्चा महाहिमालय पर करेंगे। महाहिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है और हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमालय के 2 भाग, लघु हिमालय और उप हिमालय की चर्चा हम महाहिमालय के बाद में करेंगे। देखिए, महाहिमालय जो है इसकी जो औसत ऊंचाई है, क्योंकि हिमालय का ये वो क्षेत्र है जहां पर अधिक से अधिक ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है। यहाँ की जो औसत ऊंचाई पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो 6000 मीटर की है, जबकि यहाँ पर 7000 मीटर औसत ऊंचाई की लगभग 40 पर्वत चोटियां पाई जाती है। यहाँ की जो औसत चौड़ाई है महाहिमालय की वो 25 से 50 किलोमीटर के अंतर्गत मापी गई है। देखिए, यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट पाई जाती है, जो नेपाल में स्थित है। उसकी ऊंचाई जो है 8, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माना गया है। इसका जो चढ़ने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति था वो अवतार सिंह चीमा था, जिसने 1965 में इसके ऊपर चढ़ाई की थी। जबकि भारत की प्रथम महिला जिसने हिमालय के एवरेस्ट की ऊंची चोटी पर चढ़ाई की थी वो थी बचेंद्री पाल, जिसने 1984 में इसके ऊपर चढ़ाई की थी। हमारा जो हिमालय है इससे यहाँ की प्रसिद्ध नदियाँ गंगा और यमुना निकलती हैं। यहाँ की जो प्रमुख दरें हैं उनमें जोजिला, सिपिला, मानाला और नेतिला प्रमुख। हिमालय की प्रमुख ऊंची पर्वत चोटियों की हम बात करें तो जो ऊंचे शिखर है उनमें सबसे पहला शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। इसका जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर है, जबकि हमारे भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है उसे कंचनजुंगा का नाम दिया गया है। इसकी जो ऊंचाई है 8598 मीटर मानी गई है। ऊंचाई के आधार पर हिमालय की तीसरी चोटी मकालू है, जो नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8581 है।
चौथी जो पर्वत चोटी है वो है धौलागिरी, जो नेपाल में स्थित है। इसकी भी ऊंचाई जो है 8,172 मीटर मानी गई है। जब हम पांचवी चोटी की बात करते हैं तो नंगा पर्वत जो भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर मानी गई है। जबकि छठे नंबर पर अन्नपूर्णा पर्वत चोटी आती है जो नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,048 मीटर मानी गई है। नंदा देवी अगली सातवीं चोटी है जो भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर मानी गई है। आठवें नंबर की पर्वत चोटी है हिमालय की, वो कारमेट है जो भारत में स्थित है और 7,756 मीटर के आधार पर इसकी ऊंचाई मानी गई है। नामचा बरुआ ये भारत में बताई गई है, परंतु यह जो पर्वत चोटी है वो चाइना जो तिब्बत है, तिब्बत में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर मानी गई है। 10वीं जो पर्वत चोटी है वो गुरुला मंधाला है जो नेपाल में स्थित है और उसकी ऊंचाई जो है 7,728 मीटर मानी गई है। अब आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है कि ये जो भारत की चोटियां बताई गई है, इस चैप्टर में ये भारत की चोटियां किस किस राज्य में स्थित है। पहली चोटी जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी गई है वो कंचनजुंगा है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। जबकि दूसरी जो पर्वत चोटी है जो भारत में स्थित है वो नंगा पर्वत है जो गिलगित बाल्टिस्तान कश्मीर में स्थित है। तीसरी पर्वत चोटी जो है वो तीसरी पर्वत चोटी भारत में स्थित नंदा देवी है जो उत्तरांचल में स्थित है। चौथी कारमेट जो चमोली उत्तराखंड में स्थित है। नामचा बरुआ जो तिब्बत में स्थित है, ये तिब्बत प्रेजेंट टाइम में चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है। अभी तक हमने जाना कि हिमालय के पहले भाग महाहिमालय में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटियां थी उन 10 पर्वत चोटियों का हमने परिचय पढ़ा। अब दूसरा जो हम चैप्टर लेने वाले हैं वो लघु हिमालय है। यह पर्वत श्रृंखला हिमाद्री या महाहिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसे हिमाचल हिमालय या फिर मध्य हिमालय भी कहा जाता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 4,000 मीटर है और इसकी औसत चौड़ाई 80 से लेकर 100 किलोमीटर के आसपास मानी गई है। यहाँ के जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं वो प्रमुख पर्वत श्रेणियों में पीर पंजाल धौलाधर इसकी प्रमुख श्रेणियां मानी गई है। यहाँ का इकलौता जो दर्रा है वो दर्रा है बनिहाल। यहाँ पर कई पर्यटक स्थल भी पाए जाते हैं, जिन पर्यटक स्थलों में शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, रानीखेत आदि आते हैं। यहाँ निम्न ढालों पर घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें यहाँ की लोकल भाषा में मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। इस क्षेत्र में 3 से 4 महीने बर्फ गिरती है, परंतु गर्मियों के दिनों में यहाँ का जो वातावरण है वो थोड़ा सुहाना रहता है। उप हिमालय तीसरा जो चैप्टर आएगा वो उप हिमालय आएगा। इस उप हिमालय के लिए इस भाग को शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय के रूप में भी जानते हैं। सभी श्रेणियों में नवीनतम रचना है क्योंकि ये श्रेणी पश्चिम में पश्चिमी जम्मू की पहाड़ियों से लेकर तीस्ता नदी तक फैली हुई है और फिर तीस्ता नदी से थोड़ा 80 किलोमीटर का गैप देने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। ये जो भाग है पूरा का पूरा वनाच्छादित है, मतलब यहाँ पर पेड़ पौधों की मात्रा अधिक मात्रा में है। इन पहाड़ियों को जम्मू में जम्मू की पहाड़ी, जबकि अरुणाचल प्रदेश में गिरी की पहाड़ियां, मिश्मी की पहाड़ियां, अबोर की पहाड़ियां, डाफला आदि के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की जो औसत ऊंचाई है, यहाँ पे पर्वत चोटियां पाई जाती है, उनकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर के आसपास है, जबकि यहाँ की औसत चौड़ाई जो है वो 10 से 50 किलोमीटर के आसपास फैली हुई है। जलोढ़ के जमाव के आधार पर यहाँ पर कुछ ऊंची ऊंची घाटी मैदानों में जमाव हो गया है, यानी यहाँ पे जो अवसाद आता है उसका जमाव हो गया है, जिस कारण से पूर्व में इन्हें घाटी मैदानों को द्वार कहते हैं जैसे हरिद्वार, और पश्चिम में इन्हें दून कहते हैं जैसे देहरादून, पाटली दून या कोटली दून। मसूरी उत्तराखंड में, नैनीताल उत्तराखंड में, रानीखेत उत्तराखंड में आदि इस क्षेत्र में स्थित है। हमने अभी पढ़ा कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में, महाहिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय के बारे में चर्चा की। अब हम उत्तर के विशाल मैदान के बारे में चर्चा करने वाले हैं
जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान देता है, क्योंकि हिमालय पे निकलने वाली अधिकतर नदियां इस उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। तो उत्तर का विशाल मैदान भारत के भौतिक स्वरूप का दूसरा पार्ट, मतलब दूसरा भाग है। इसके लिए इसकी लंबाई जो है वो 2400 किलोमीटर है और ये भी हिमालय के समकक्ष धनुष आकार में फैला हुआ है, जबकि इस उत्तर के विशाल मैदान की चौड़ाई 240 से लेकर 320 किलोमीटर मानी गई है और इसका विस्तार क्षेत्र जो है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत माना गया है। यह मैदान हिमालय पर्वत के दक्षिण के प्रायद्वीप, हिमालय पर्वत और दक्षिण के प्रायद्वीप पठार के मध्य में स्थित है। ये जो है 3 नदियों की प्रणालियों से मिलकर बना हुआ है, जिनमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र थी। परंतु 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद में अब ये जो सिंधु प्रदेश है ये पाकिस्तान की तरफ चला गया है, इसलिए हमारे इस नदी प्रणाली को हम सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ इस क्षेत्र में जो उत्तर का विशाल मैदान है, इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में दोआब पाए जाते हैं। दोआब कहते हैं दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। कहीं कहीं इलाकों में यहाँ पर 5 नदियां का संगम भी माना गया है, जिसके आधार पर हम उन क्षेत्रों को पंजाब कहते हैं। इस मैदान में जो राज्य आते हैं, इस मैदानी क्षेत्र में राज्य आते हैं, वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, बिहार, पश्चिमी बंगाल, झारखंड आदि इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पूरे भारत का ये सबसे अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र माना गया है। अब जैसे जैसे इसमें नदियां बहती है तो नदियों के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके कारण से यहाँ पर नदी द्वीपों का निर्माण हो जाता है। यहाँ की जो निम्न भागों की नदियां है, यहाँ की निम्न भागों की नदियां हैं, वो अपने साथ में गाढ़ जो अधिक कचरा होता है अधिक मात्रा में बहा कर ले जाती है, जो नदियों की तलहटी में जम जाता है, जिस कारण से अधिक ऊंचाई आ जाने पर नदियां अनेकों भागों में बहना शुरू कर देती है। मतलब नदी जो है उसका जल अलग अलग दिशाओं में प्रवाह हो जाता है, उन्हें हम वितरिकाएं कहते हैं। उत्तरी मैदानी प्रदेश का जो वर्गीकरण है, देखिए उत्तरी मैदानी प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है, भाबर, तराई, बांगर और खादर, ये 4 प्रदेश है। पहला हम प्रदेश पढ़ रहे हैं वो है भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश के लिए कहा जाता है शिवालिक के पर्वतपदीय क्षेत्र में सतलज नदी से तीस्ता नदी तक 8 से 16 किलोमीटर की एक लंबी गुट्टी का पट्टी है, वहां तक इसका विस्तार है। पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर जैसे ही नदियां मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, यहां ढाल कम होने के कारण यहां पर इस क्षेत्र में भारी मात्रा में चट्टानों के अवर्गीकृत मलबे को बहकर आ जाने के कारण यहां पर उनका जमाव हो जाता है। इसी कारण से इस क्षेत्र में, भाबर क्षेत्र में बहुत सी नदियां भूमिगत हो जाती है। मतलब यहां पर नदियां जो है अधिक कंकड़ पत्थर जम जाने के कारण जमीन में नीचे होकर बहने लग जाती है। दूसरा जो प्रदेश है वो है तराई प्रदेश। भाबर प्रदेश में जो नदियां अंडरग्राउंड हो जाती है वो नदियां यहां से बाहर निकलती है, जिस कारण से इसे तराई प्रदेश कहते हैं। धरातल पर प्रकट वापस यहां पर नदियां हो जाती हैं, जिस कारण से यहां पर जल प्रवाह थोड़ा कम हो जाता है और यहां पर अनियमित जल प्रवाह होने के कारण यहां पर दलदल पाए जाते हैं, जिन दलदली इलाकों में हाथी और गेंडे जैसे जंगली जीव पाए जाते हैं। फिर तीसरा पॉइंट जो आता है, जो विशाल मैदान में बांटा गया वो है बांगर प्रदेश। इस बांगर प्रदेश के अदब कहा गया है प्राचीन तलछट से निर्मित, यानी पुरानी जो जलोढ़ मिट्टियां हैं उन मिट्टियों से निर्मित मैदान बांगर कहते हैं। यहाँ पर जो होता है नदियों के बाढ़ का पानी वर्तमान में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि यहाँ की भूमि ऊंची भूमि कहलाती है और पानी का जलस्तर कम होने के कारण यहाँ पर वो पानी नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण से यहाँ पर वर्तमान में
पानी ना पहुंच पाने के कारण ये इलाके जो है पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित है। ये इलाके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चौथा जो हमारा टॉपिक है वो है खादर प्रदेश। नाम से जाहिर है ये नई तलछट व कांप मिट्टी से बने हुए निचले मैदान है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंच जाता है, मतलब नीची भूमि में आते हैं और नदियों का जलस्तर इन भूमियों को दबा देता है, जिस कारण से यहाँ पर प्रतिदिन नई नदी के द्वारा लाए गए नई मिट्टियों के द्वारा इस भूमि का निर्माण होता है। ये भूमि पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। अब इस मैदान का महत्व क्या है? देखिए, हर जगह का महत्व होता है, हिमालय का महत्व होता है, उसी प्रकार मैदानी प्रदेश का भी महत्व होता है। मैदानी प्रदेश के महत्व के आधार पर भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए ये क्षेत्र कृषि विकास एवं संपूर्ण अर्थव्यवस्था की धुरी माना गया। मतलब पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो कृषि पर निर्भर करती है वो कृषि उत्तर के विशाल मैदान निर्भर करती है, क्योंकि यहां वर्ष भर नदियां बहती रहती है। साथ ही ये वो क्षेत्र है जहां पर देश के अनेकों औद्योगिक नगर, व्यापारिक व धार्मिक नगर स्थित है। दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार, मथुरा, वाराणसी, अमृतसर, लखनऊ, आगरा, पटना, कोलकाता, यहाँ पर अधिक नगर जो धार्मिक, औद्योगिक और व्यापारिक दृष्टि से मजबूत है, उन नगरों सब जो है वो नदी के किनारे पाए जाते हैं। उत्तर का जो विशाल मैदान है वो भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण स्थान निभाता है। अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो है भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत तीसरा जो भौतिक स्वरूप है वह है दक्षिण का पठार। इसके लिए कहा जाता है ये एक मेज की आकृति का है। ये जो भूभाग है इसे प्राचीन गोंडवाना लैंड का भूभाग का हिस्सा माना गया है। इसके लिए कहा जाता है ये प्राचीन क्रिस्टलीय, आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। इसका जो विस्तार है वो 60 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास माना गया है। जब हम इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 1800 किलोमीटर इसकी अधिकतम लंबाई मानी गई है। जब चौड़ाई की बात करते हैं तो 1400 किलोमीटर इसकी अधिकतम चौड़ाई मानी गई है। ऊंचाई जो इसकी 600 मीटर है जो समुद्र तल से ऊंची है। इस प्रायद्वीप पठार को हम मुख्य दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग है मध्य उच्च भूमि और है दक्कन का पठार। दक्कन की पठार जब हम चर्चा करते हैं, दक्कन का पठार पूरा पूरा काली मिट्टी से बना हुआ है जिसे दक्कन ट्रैक के नाम से जानते हैं। दक्कन जो ट्रैक है वहां पर ज्वालामुखी पहले निकलते थे, जिस कारण से यहां पर काली मृदा अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब हम चर्चा करते हैं दक्षिण के पठार की। दक्षिण का जो पठार है वो एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। पश्चिम में ऊंचा व पूर्व में इसका कम ढाल वाला हिस्सा पाया जाता है। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित है। जब हम पूर्वी घाट की बात करते हैं तो महानदी से नीलगिरी तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है जैसे जैसे हम उत्तर दक्षिण तरफ जाते हैं वैसे वैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती ही चली जाती है। पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो 900 से 1600 मीटर के आसपास है। पूर्वी घाट की ऊंचाई 600 मीटर औसतन ऊंचाई के रूप में जानी जाती है। अनाई मूड़ी जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जबकि महेंद्रगिरी 1500 मीटर जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी गई है। इसके अंतर्गत पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा थोड़ी ऊंची मानी गई है। अब देखिए इस प्रायद्वीप पठार का महत्व क्या है। जैसे कि हर भूभाग का महत्व होता है उसी प्रकार प्रायद्वीप पठार का महत्व, यहाँ पर खनिज बहुत आयात में मिलते हैं क्योंकि ये ज्वालामुखी से निकला हुआ भूभाग माना जाता है, इसलिए यहाँ पर खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और यहाँ पर पर्यटक स्थल के हिसाब से पंचमढ़ी, महाबलेश्वर, उडंगमंडम, ऊटी आदि पर्यटक स्थल है जो भारत में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में जाने जाते हैं। इस तीसरे चैप्टर के बाद में आज चौथा चैप्टर चलेगा हमारा भारतीय महामरुस्थल, जिसे हम राजस्थान में थार के मरुस्थल के रूप में जानते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 150 से 380 मीटर मानी गई है, जबकि इसकी लंबाई 650 किलोमीटर मानी गई है। चौड़ाई की जब हम बात करते हैं 250 से 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मानी गई है। जहां की जो वार्षिक बारिश है वो वार्षिक बारिश 150 मिमी से भी
कम होती है। देखिए यहाँ की परिस्थितियां प्रकृति से बिल्कुल प्रतिकूल है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन एक तरह से चुनौती भरा रहता है, क्योंकि यहाँ पर जल की बहुत ज्यादा कमी है, वनस्पतियों का यहाँ अभाव है, पेड़ पौधों के रूप में यहाँ पर कटीली झाड़ियां अधिक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ का जो राजकीय वृक्ष, जिसे राज्य वृक्ष मान सकते हैं, वो खेजड़ी है, जिसके नीचे बैठने के बाद थोड़ी बहुत छाया यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। जबकि यहाँ की जो बारिश 150 मिलीमीटर में, मतलब यहाँ की बारिश बहुत कम होती है। ये जो है अरावली के पश्चिम में बसा हुआ है, मतलब अरावली पर्वत के समकक्ष बसा हुआ है। एक लंबा चौड़ा भूभाग है जिसमें सिर्फ धूल के गुबार उड़ते हैं, और वो धूल के गुबार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलेमान रहते हैं, जो यहाँ पर तेज हवा के साथ में बालू का स्तूपों का निर्माण करते हैं। यहाँ की जब हम नदी की बात करते हैं तो यहाँ की सबसे लंबी नदी जो मानी गई है वो लूनी मानी गई है, जो भी लगभग बारिश के दिनों में ही बहती है। मतलब यहाँ पर नदियों का पूरी तरह से अभाव है। ये जो भारतीय मरुस्थल है, ये भारतीय मरुस्थल भी प्राचीन एरिया के हिसाब से, प्राचीन रूपरेखा के आधार पर एक हरा भरा क्षेत्र माना गया था, परंतु यहाँ पर भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक उतार चढ़ाव के आधार पर आज ये महामरुस्थल धूल के आकार में स्थित है। यहाँ पर सांबर, लूणकरण, पंचपदरा और डीडवाना खारे पानी की झीलें भी पाई जाती है। अब हमारा अगला टॉपिक है तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान ये भारत के बौद्ध स्वरूप का 5वां स्वरूप भाग माना गया है। समुद्र तटीय मैदान जो है दक्षिण के पठार के पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र में सटा हुआ है। अब देखिए इस समुद्र तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया है, एक पश्चिम तटीय मैदान, एक पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान खंबात की खाड़ी से कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। पश्चिम तटीय मैदान खंबात की खाड़ी से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। अब देखिए इसकी जब हम चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई जो है 65 किलोमीटर है और लंबाई 1600 किलोमीटर के आसपास मानी गई है। इसकी जो ऊंचाई है वो 180 मीटर है। अब देखिए ये जो पश्चिम तटीय मैदान है ये उत्तर में चौड़ा है और दक्षिण में जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सकड़ा होता ही चला जाता है। इस पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत कोंकण तट जो इसके उत्तरी भाग को कहा जाता है और मालाबार तट जो इसके दक्षिणी भाग को कहा जाता है। कांडला, मुंबई, मर्मगोवा व गोवा यहाँ के प्रमुख बंदरगाह है जहां पर जहाजों के द्वारा माल का आदान प्रदान किया जाता है। अब समुद्र तटीय मैदान का जो दूसरा हिस्सा है उसे हम पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। ये गंगा के मुहाने से कुमारी अंतरीप तक, मतलब ये गंगा के मुहाने से शुरू होकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। यहां जाकर ये दोनों पश्चिम तटीय और पूर्वी तटीय मैदान एक दूसरे से मिल जाते हैं। पूर्वी तटीय मैदान की लंबाई 1500 किलोमीटर है जबकि इसकी चौड़ाई जो है वो 120 किलोमीटर के आसपास है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जो मुख्य नदियां है वो महानदी, कृष्णा, गोदावरी व कावेरी है जो अपनी नदियों के द्वारा जल के द्वारा बहुत से डेल्टाओं का निर्माण करती है। नदी के मुहाने पर निर्मित त्रिकोणीय भूभाग को हम डेल्टा कहते हैं। यहाँ पर जो बंदरगाह पाए जाते हैं उनमें विशाखापट्टनम, चेन्नई और पारादीप आदि प्रमुख बंदरगाह है। इसके अलावा यहाँ पर चिल्का, पुलिकट और कोलेरू नाम की झीलें भी यहाँ पर पाई जाती है। ये जो पूर्वी तटीय मैदान है ये पश्चिमी तटीय के मुकाबले, पश्चिमी तटीय मैदान के मुकाबले अधिक चौड़ा है। ये जो है दक्षिण में चौड़ा है और उत्तर में सकड़ा हो जाता है, उत्तर में इसकी चौड़ाई कम है। द्वीप समूह भारत के पश्चिमी व पूर्वी तट तथा अरब सागर बंगाल खाड़ी में भारत के द्वीप समूह स्थित है। अधिकतर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इन द्वीप समूहों को हम 2 भागों में बांटते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये कोलकाता से 1248 किलोमीटर दूर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर लगभग 265 द्वीप स्थित है। निकोबार द्वीप समूह की जब हम बात करते हैं तो निकोबार द्वीप समूह जो है अंडमान निकोबार से भी 128 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर सुंदरी वृक्ष अधिक मात्रा में
पाए जाते हैं। जब हम लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप को शाब्दिक अर्थ के आधार पर 1,00,000 द्वीपों का समूह कहा जाता है। ये जो द्वीप है ये अरब सागर में स्थित है और यहाँ पर लगभग 25 महत्वपूर्ण बड़े द्वीप पाए जाते हैं। ये क्षेत्र जो है 109 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर वास्तव में मूंगे जो समुद्री जीव होते हैं वो अधिक मात्रा में मिलते हैं, जिन्हें के कारण इन्हें मूंगे की दीवार भी